हेलो गाइस, हमने सेल सब सेल कक्षकों के बारे में डिस्कशन किया था हमारी चारों क्वांटम संख्याओं के यूज से। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ने का जो नियम थे वो 4 नियम दिए गए थे। फर्स्ट वन दिया गया था आपका ऑफ-बो का सिद्धांत, ठीक है। इन थ्योरी में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि ऑफ-बो ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे ऑफ-बो, उन्होंने बताया था कि उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बनने का क्रम उनकी ऊर्जा की बढ़ती हुई क्रम में होता है। यानी उन्होंने बताया 1s से 2s, 2s से 2p, 3s, 3p, फिर 3d, 4s, ठीक है। लेकिन इस सिद्धांत अब यहाँ पे जैसे जैसे आप कोष में बढ़ते जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले उस कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जिसकी ऊर्जा कम है। तो लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ है 3d और 4s में, क्योंकि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, तो ये चीज़ ऑफ-बो से अच्छी तरह से सिद्ध नहीं हो पाई थी कि 4s में पहले क्यों बढ़ते हैं। उन्होंने भी अपने रूल में 4s में ही भरे थे। लेकिन अगर कोष में ऊर्जा बढ़ने के क्रम में अगर उनका रूल इस तरह से कहता है कि बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, तो पहले 3d में भरना चाहिए था। तो इस सिद्धांत को ज़्यादा सराहना नहीं मिली। दूसरा सिद्धांत था आपका n+l का रूल। ओके, ये जो थ्योरी है पूरा इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में सारे उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बनने का बहुत ही यूनिवर्सल थ्योरी होती है। इन्होंने बताया कि n+l का मान जिसके लिए कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा। ओके, अगर n+l का मान 3 आ रहा है, किसी दूसरे उपकोष में n+l का मान 4 आ रहा है, तो सबसे पहले 3 जिसमें आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। हम इसमें भी n+l का मान सेम आ सकता है, ठीक है। जैसे किसी में n का मान 2 है और l का मान 1 है तो भी 3 आ सकता है। यहाँ पर दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है जिसमें n का मान 3 हो और l का मान 0 हो जाए, तब भी 3 आ सकता है। तो इस केस में किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे जिसमें n का मान कम होता है, ठीक है। n+l का मान बराबर आने पे उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे जिसमें n का मान कम हो। तो इसमें 2 कम है और इसमें n का मान 3 है तो वो ज़्यादा है, इसीलिए पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ओके, थर्ड रूल था आपका पाउली अपवर्जन सिद्धांत। पाउली अपवर्जन सिद्धांत। पाउली साइंटिस्ट ने बताया कि एक उपकोष के कक्षकों में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उनमें किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की एज इट इज सेम नहीं मिलेंगी चारों क्वांटम संख्याएं। यहाँ तो m में डिफरेंस होगा, किसी न किसी एक क्वांटम संख्या में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो पाउली अपवर्जन एक्सक्लूसिव थ्योरी में बताया गया था कि एक उपकोष के कक्षक में मिलने वाले सारे इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं भिन्न होती हैं। इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं ऐसी होती है, भिन्न होती है। ओके, यानी कि पाउली ने अपने अपवर्जन सिद्धांत में यह बताने की ट्राई की कि जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं हो सकती हैं। यानी कि आपके पास जैसे ये s में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और p में मिल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं सेम मिल जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके पास में 4 क्वांटम संख्याएं n है, l है, m है, s है, ठीक है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या पूछता हूँ तो इसमें n का मान अगर 3 मान लीजिए, जैसे 2s है और ये 3s है, ठीक है। तो n में चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो किसी न किसी एक क्वांटम संख्या में आपको चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये चारों क्वांटम संख्याएं इस इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो, एज इट इज इसी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पे दे दिया जाता है कि इनकी तो 4 क्वांटम संख्याएं सेम है तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। ओके,
अब चौथा जो आपको सिद्धांत दिया गया था इलेक्ट्रॉन बनने का, वो दिया था हमने अधिकतम बहुलता का नियम। अधिकतम बहुलता का रूल इन्होंने बताया था कि एक उपकोष के चारों कक्षकों में, यानी कि एक उपकोष के मिलने वाले कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो एक ही स्पिन के मैक्सिमम प्रायोरिटी में देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आपके पास डी एक उपकोष है, ये डी उपकोष है, मान लीजिए 3D है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इस बेसिस पे भरे जाएंगे कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट में आपको एक ही स्पिन ज़्यादा देखने को मिले, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये कैसा है, स्पिन अप मान लीजिए इसे, यहाँ पर इसे क्लॉकवाइज मान लीजिए, ठीक है। तो ये सारे कैसे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन ये 3D के जितने भी कक्षक हैं, जैसे मान लीजिए dxy है, ये dyz है, ये dxz है, dx² y² है, ये dz² है, ठीक है। ये क्या है आपका मुख्य कोष है, 3 कोष है, d क्या है आपका उपकोष है, और ये जो हमने काउंटिंग लिखी है x y x y z, ये क्या है आपके कक्षक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सर्वाधिक होती है। तो इसमें आप देख सकते हो हमने इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे हैं कि एक ही स्पिन के, या तो स्पिन अप हो इलेक्ट्रॉन या फिर स्पिन डाउन हो, वो मैक्सिमम अमाउंट में हमने प्रायोरिटी इसकी रखी है। हमने ऐसा नहीं किया है कि इसे खाली रख दिया हो और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन डाल दिया हो, तो ये आपका भरने का क्रम गलत है। तो सबसे पहले आप अयुग्मित संख्या में इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक रखेंगे। जब तक आपके अयुग्मित संख्या के इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे तब तक आप कक्षकों को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। अब हमने भर दी, उसके बाद में हम इसे स्पिन डाउन से भरना शुरू करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे P उपकोष है हमारे पास, 2P है, ये Px P/Pz, दो क्या है यहाँ पे मैंने बताया था गणितीय संख्या से लिखी हुई, वो क्या होती है आपकी सेल होता है, कोष होता है, और इंग्लिश में लिखा हुआ होता है वो आपका उपकोष होता है। 4 होते हैं जो कि SPDF होते हैं, तो ये आपका उपकोष है, और ये x y z ये आपके कक्षक हैं। तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन बनना है, तो इसका क्रम ये होगा कि हम इसमें मैक्सिमम अमाउंट में इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरें और एक ही स्पिन का भरें, यानी कि इस तरह से स्पिन अप, जो कि सारे पैरेलल हैं। अगर हम इसे इस तरह से भरेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएगा, ये एंटी पैरेलल होगी दोनों एक दूसरे की, एक स्पिन अप है एक स्पिन डाउन है। अब 5वां इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा और 6वां ये जाएगा। पी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, ये हमने कर लिया है। ये अब जैसे एस में माने तो एस में एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएगा, ठीक है। एस कोष में एक कक्षक होता है खाली, और दूसरा इस तरह से होगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से भरते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे पी में हमने पी कोष ले लिया है, उसमें अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और तीसरा खाली छोड़ दिया आपने, तो ये गलत है। आपको सबसे पहले अयुग्मित संख्या में इलेक्ट्रॉन पूरे भरने पड़ेंगे कक्षकों को, उसके बाद में आप उन्हें युग्मित करना शुरू करेंगे। तो हमने यही बताया था कि आप मैक्सिमम प्रायोरिटी में आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को उपकोष के कक्षकों में भरेंगे, तभी आप उन्हें युग्मित करना शुरू करेंगे, ठीक है। और उनकी स्पिनिंग होगी वो एक जैसी होनी चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की एक जैसी होगी, ये डी उपकोष मान लीजिए। फिर उसके बाद में आप उन्हें युग्मित करना चाहेंगे और उसके बाद में वो एंटी पैरेलल हो जाएंगे। तो ये स्पिन अप था, उसके बाद में हमने स्पिन डाउन किया। तो ये था आपकी 4 सिद्धांत जो इलेक्ट्रॉन विन्यास में बहुत मोस्ट भूमिका निभाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर के देखेंगे। ओके गाइस, अब हमने चारों रूल देख लिए। हमने ऑफबो का सिद्धांत देखा जिसमें हमने पढ़ा कि उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल नहीं था। उसके बाद में N+ रूल आया जो कि सर्वाधिक मान्य सिद्धांत था, जिसमें बताया गया कि जिसमें N+L का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, जिसमें N+L का मान बराबर आ जाएगा उसमें, जिसके लिए N का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, ठीक है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत देखा जिसमें उसने बताया कि एक उपकोष की कक्षक में
सारे इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं अलग अलग होंगी, ठीक है, और किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। और हमारा वुंड का अधिकतम बहुलता का नियम था, जिसमें उन्होंने बताया कि मैक्सिमम अमाउंट में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनने पड़ेंगे, उसके बाद में उनका युग्मन शुरू करना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम देखेंगे N+ रूल के बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि मैक्सिमम जो पूछते हैं आपसे जनरल साइंस में 30 परमाणु क्रमांक तक आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछते हैं। तो उसमें आप देखिए पहले कोर्स में ये होता है, फिर होता है 2s 2p, दूसरे कोर्स में ये 3s 3p 3d, ठीक है। अब इसमें याद रखना पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है, 4s में फिर 3d में, ठीक है। तो ये आपका ये दोनों और तीन जिनमें लिखा हुआ वो तीसरा कोर्स है, ये चौथा कोर्स है जिसका एस कोर्स काम में आएगा। तो ये हमें 30 इलेक्ट्रॉन तक इतना ही जरूरत पड़ेगी। तो आपको सीधा याद कर लेना 1s 2s 2p, और थर्ड में आपके 3s 3p, और 3d में सबसे एंड में भरे जाएंगे। आप क्यों भरे जाएंगे देखिए, अब इसमें हम N+L का रूल लगाते हैं 4s और 3d में। 4s में क्यों भरे जा रहे हैं, 3d में क्यों नहीं? तो देखिए 4 यहाँ पे n का मान क्या है 4, और s के लिए l कितना होता है 0, मैं पहले बता चुका हूँ S P D F। S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, ठीक है। तो अब 3D में देखिए 3 प्लस D के लिए L का मान 2, तो 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से देख सकते हो आप, इसकी थ्योरी से, कि N+L का मान जिसके लिए कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, तो इसीलिए इसमें पहले भरे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब दूसरा जैसे 2s और 2p में देखते हैं, 2s में क्यों पहले भरे जा रहे हैं, क्योंकि 2s में n का मान क्या है 2, और s के लिए l का मान 0 होता है। दूसरा देखते हैं 2p के लिए कितना होता है 1, 2 और 3, ओके। तो पहले इसमें भरे जाएंगे क्योंकि इसमें N+L का मान 2 है जो कि 3 से कम होता है, ओके। अब इसमें देखते हैं 2p और 3s में देखते हैं, 2p और 3s में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2p और 3s में किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, तो वही N+L का फॉर्मूला लगा दीजिए। और जैसा कि मैं क्वांटम संख्या में बता चुका हूँ, n होता है कोष संख्या जो कि आपको गणित में लिखी हुई होती है। तो यहाँ पे n क्या हो गया 2, l क्या है यहाँ पे p दे रखा है, p उपकोष, p उपकोष के लिए l का मान कितना होता है 2, सॉरी 1, ओके। 3 यहाँ पे n हो गया, s के लिए l का मान होता है 0, तो इसका मान हो गया 3 और इसका मान हो गया 3। अब मैंने बताया था कि कोई सा भी ऐसा केस हो जाता है जिसमें N+L का मान सेम हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे जिसके लिए n का मान कम हो, यानी कि कोष संख्या कम होने पे उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। तो यहाँ पे n का मान किसमें कम है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 2 वाला कम है ना कोष, इसलिए इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जो कि हमने दिए, पहले 2p में फिर 3s में। ये होता है पूरा प्रोसीजर, आप किसी में भी जाके देख सकते हैं, सभी में इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ओके। चलिए देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास आता है सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो हम कैसे भरेंगे, तो हम देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप इस तरह से डिसाइड कर लीजिए 1s 2s 2p, तो उसके बाद में 3s 3p तक जाइए आप, 3p 4s और 3d, ठीक है। तो हमने देखा था पहले s में, s कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ठीक है। वापस से s कोष में 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, p कोष में कितने जा सकते हैं 6, तो 6 इधर चले जाएंगे, कितने हो गए आपके पास 2 और 2 4 प्लस 6 10। फिर 3s, इसमें कितने जाएंगे, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन ही तो बनने हमें, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, बहुत ही बेसिक सा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन का लेते हैं, ठीक है।
क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। अब 17 भरने हैं आपको, ठीक है। तो 2 हमने यहाँ भर दिए, ऐसे कुछ पहले आपके कोर्स में E क्यूब कोर्स है, दूसरे कोर्स में आपके पास कितने कोर्स हैं 2, S और P, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 8 10 हो गए, हमें 7 इलेक्ट्रॉन और बनने हैं, ठीक है। तो S में कितने आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, ओके। P में कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं, हमारे पास कितने हो गए 2 + 8 10, 10 तो 12 और 6 18, एक ज़्यादा हो गया, यानी कि P में कितने आएंगे अब 5 आएंगे, ओके। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए आप, 2 और 2 4 6 10, तो 12 5 17। तो इस तरह से आप किसी का भी परमाणु क्रमांक अगर आपको याद है संख्या, तो आप इलेक्ट्रॉन विन्यास आराम से लिख सकते हैं। जैसे कैल्शियम का लिखते हैं हम, कैल्शियम के लिए कितना होता है 20, ओके। तो 20 हमने यहाँ पे कितने बढ़ दिए थे 5, ये 17 तक बढ़ दिए थे। अब इसे हम P में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6 कर दीजिए इसे, तो हमारे पास कितने हो गए 18 और 2 S में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, 2 20, तो ये हो जाएगा सेम 3p6 से आपके 4s2 इलेक्ट्रॉन भी लीजिए, 2 और 8 10, तो 12 और 6 18 और 2 20। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का भी लिख सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आपके आपने अगर पढ़े होंगे 3D श्रेणी के स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। इसमें 2 आपको सर्वाधिक विवादित जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, जिनमें अपवाद होते हैं, अलग तरीका से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो देखेंगे हम। देख, तो ये होता है इसका 21, ये 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। तो हम बेसिकली क्रोमियम 24 और कॉपर 29 इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो क्रोमियम का कैसे भरेंगे, तो मैं सबसे पहले बता चुका हूँ, इस तरह से आप अलग अलग कर लीजिए। जितने भी कोर्स हैं मैंने आपको 4s तक बताए हैं, चौथे कोर्स तक वो आप पहले लिख लीजिए 3s 3p, और उसके बाद में 3D नहीं भरा जाता, पहले 4s भरा जाएगा, फिर आपके क्या भरा जाएगा 3D, ओके। तो 24 है तो हमें भरने हैं, S में कितने आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, 2s में कितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं, P में कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं, ओके। 3s में कितने आ सकते हैं 2, P में कितने आ सकते हैं 6, फिर आप काउंटिंग कर लीजिए, 2 और 2 4 6 10, तो 12 और 6 18, अभी 18 हुए हमें, अभी हमें 6 इलेक्ट्रॉन और बनने हैं। तो आप S में 2 बढ़ दीजिए और D में कितने हो गए 4, ठीक। तो भरना तो इस तरह से चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप D में 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दें तो ये अर्धपूरित विन्यास होगा, क्योंकि D कोष में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, जो कि अगर उसे 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो योग आपका कैसा होगा स्थायी विन्यास होगा। अब यहाँ तो 10 स्थायी विन्यास होता है, यहाँ पर उसका अर्धपूरित जो विन्यास होता है 5 इलेक्ट्रॉन आधे, 10 के आधे 5, तो ये भी आपका अर्धपूरित स्थायी विन्यास है। तो जब इसे 4 मिल रहे हैं तो इसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें बढ़ जाता है, तो 4s बन हो जाएगा और इसमें हो जाएंगे आपके 5, ठीक है। क्यों हुए, क्योंकि इसका अर्धपूरित विन्यास इसे मिल जाएगा जो कि इसे स्थायित्व प्रदान करेगा। तो इसीलिए ये विन्यास में आपको 4s 1 होगा और 3d 5 होगा, ओके। अब हम बात करते हैं कॉपर की तरफ, ओके। कॉपर में वही सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ओके। और सबसे पहले 4s2, तो हमारे पास आप काउंटिंग कर लीजिए अलग अलग कोर्स की। पहले कोर्स में 2, इसमें 8 10, 2 12 6 18 और 2 20, ओके। तो 3D में कितने आ जाएंगे आपके 10 आ जाएंगे, ठीक है। सॉरी, हमें 9 करने हैं, कितने हमारा इलेक्ट्रॉन कॉपर का कितना है 29 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हमें इसमें 9 करने हैं, ओके। तो ये हो गया, हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास इस तरह से बनना चाहिए था, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया था अपने पूरित और अर्धपूरित विन्यास के लिए
एस वाले कोष में एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर के हम इसे दे देंगे, क्योंकि इसमें 9 हो रहे हैं। अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो इसका 3d10 हो जाएगा, जो कि स्थायी विन्यास है। तो ये 3d10 हो जाएगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा 4s पर। तो ये कॉपर और क्रोमियम का आप याद रखना, इन दोनों में एस कोष में एक भरा जाएगा, जबकि डी में पूर्ण में 5 और अर्धपूरित में 5 और पूर्ण में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ओके, चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ तो गाइस, मैं पूरी क्वांटम संख्याओं के साथ में पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाता है आपको 2s2 2p6, इसमें पूछा जाता है आपसे बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो बाह्यतम कोष कौन सा हुआ, जो कि बाहर उपस्थित होगा। बाह्यतम कोष कौन सा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप गणित की संख्या से ही कोष डिसाइड करते हैं। कोष यानी कि सेल यानी कि कक्षा। तो इसमें कौन सा है, गणित की संख्या 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये दूसरा कोष है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इसके हैं और p कोष के 6 हैं, तो 2 + 6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आपके दूसरे कोष में प्रेजेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 2s2 में क्वांटम संख्याएं बताइए, यानी कि n बताइए, इसमें l बताइए, m बताइए और s बताइए। ठीक है, तो मैं पहले बता चुका हूँ n क्या होगा, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी, जो कि कोष होता है। तो इसमें कोष क्या है, दूसरा, तो दूसरा हो गया। l का मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, n-1 कर दीजिए, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 से फिर आप, मैंने बताया था l द्विघातीय क्वांटम संख्या में जैसे ही आपको l मिलता है उसे फिर आप नीचे जाते हैं, यानी कि 1 और 0, इसमें आपको यानी कि दूसरे कोष में आपको 2 कोष मिलेंगे, एक तो s मिलेगा और एक p मिलेगा। ओके, अगर आपसे m पूछा जाता है तो m होगा प्लस, क्योंकि हमारे पास क्या आया था, 1 आया था l का मान। ओके, तो हम प्लस l से माइनस l लेते हैं n का मान, तो वही वापस +1 से हम -1 तक लेंगे। तो +1 से -1 क्या होगा, +1 0 -1, ये होगा आपका pz, ये px और py, ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। और स्पिन क्वांटम संख्या क्या होगी, वो +-1/2 होगी, जिसमें 2 में से किसी एक की प्रायोरिटी होती है क्लॉकवाइज, दूसरे की होती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो ये इस तरह से आप क्वांटम संख्या निर्धारित करते हैं। एक अलग क्वेश्चन देखते हैं हम। आपसे पूछा जाता है 2p6, इसमें आपको कोष बताने हैं, कोष बताना है और उपकोष बताना है। कौन सा कोष है, दूसरा है। उपकोष कौन सा है, p है। बस इजी, सो इजी। ओके, अब आपसे अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको दिया जाता है 5d और 7s। ठीक है, तो इसमें 2 आपको दिए गए, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे आप, किसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वही हम अपना n+l का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें n क्या है, 5d में n क्या है 5, l क्या है मैं पहले बता चुका हूँ, आपको कई बार बता चुका हूँ मैं। s के लिए l 0 होता है, p उपकोष के लिए l 1 होता है, d उपकोष के लिए 2 और f उपकोष के लिए 3 है। तो यहाँ से आप इस सारणी से डायरेक्टली देख सकते हैं, d के लिए 2 है l का मान। ओके, इसमें देखते हैं हम n का मान क्या है, इसमें 7 है और l का मान क्या है s के लिए 0। तो आपको क्या मिलेगा, 7 और 7, यानी कि दोनों में सेम हो गया, n+l का मान दोनों में सेम हो गया। अब इसमें आप किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, तो जिसमें n का मान कम होगा। तो किसमें n का मान कम है, 5 कम है 7 से, तो हम सबसे पहले 5d में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद में 7s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी कि 7s की ऊर्जा ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है l का मान 3 है,
तो आपके पास कौन सा उपकोष मिलेगा आपको, तो कौन सा उपकोष मिलेगा, देखिए एल का मान 3 होने पर आपको एफ उपकोष मिलेगा। ओके, तो ये हमने देखी हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, n+l रूल, विन्यास भरने के कुछ सिद्धांत, क्वांटम संख्याएं जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं पूरा ओरिएंटेशन, आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, कक्षकों की आकृति, कोष की आकृति, उपकोष की आकृति। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे हम और भी कई सारे ऐसे टॉपिक के डिस्कशन करेंगे। सो थैंक्स।